बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ अमाइनो एसिड दैट फॉर्म ससिनाइल CoA। ऐसे अमाइनो एसिड जो कैटाबॉलिज्म पर हमें ससिनाइल CoA देते हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मेथियोनिन है, जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। मेथियोनिन इज़ वन ऑफ द 4 अमाइनो एसिड दैट फॉर्म ससिनाइल CoA। चारों में से एक है जो एसिटाइल CoA देते हैं, यानी कि बाकी 3 भी आगे पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों को। दिस सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है तो डिज़र्व स्पेशल अटेंशन बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड टू एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, ये जिसको सैम भी बोलते हैं, एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन। कहते हैं कि इस जो अमाइनो एसिड है, इसके ऊपर एक ख़ास नज़र या ख़ास इसके ऊपर तवज्जो इस वजह से भी है क्योंकि ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड देते हैं जिसको हम सैम या एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन कहते हैं। द मेजर मिथाइल ग्रुप डोनर इन 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म, कि ये वाला मॉलिक्यूल जो होता है सैम मॉलिक्यूल, ये क्या करता है कि ये अक्सर जो है तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है उस टाइम जिस टाइम मेटाबॉलिज्म में हमें मेटाबॉलिज्म के किसी भी स्टेप में हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है तो कार्बन को ऐड करना होता है। तो सिंगल कार्बन को ऐड करने के लिए हमारे पास एडिनोसाइल मिथ्योनिन यूज़ होता है। तो इस वजह से भी इस कंपाउंड की मेथियोनिन के मेटाबॉलिज्म की बहुत इम्पोर्टेंस है। मिथ्योनिन इज़ आल्सो सोर्स ऑफ होमोसिस्टीन। मिथ्योनिन से हमें होमोसिस्टीन भी मिलता है, इसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। मेटाबोलाइट एसोसिएटेड विद द एंथेरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज़। अब होमोसिस्टीन जो है ये हमारे पास स्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज़ है, उसके साथ इसका एक लिंक्ड होता है। अक्सर उसमें इस डिज़ीज़ में इसके अंदर ये जो होमोसिस्टीन है इसकी इंक्रीज्ड अमाउंट पाई जाती है। सिंथेसिस ऑफ सैम, सबसे पहले क्या होता है कि मिथ्योनिन में, अगर आप लोगों को मैं यहाँ जो साइड पे रिएक्शन गिवन है इससे समझाऊँ कि देखिए ये एल मिथ्योनिन है। अब अगर आप लोगों ने नोट्स देखे हों तो उसके अंदर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया था। मिथ्योनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें हमारे पास एक कार्बोनाइल कार्बन, उसके साथ वाला अल्फ़ा कार्बन के साथ जो है तो 2 कार्बन लगे होते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, और फिर उस सेकंड मिथाइल ग्रुप के साथ सल्फ़र ग्रुप होता है, और फिर फर्दर उस सल्फ़र ग्रुप के साथ एक दूसरा मिथाइल होता है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हुआ, बीच में एक सल्फ़र होता है, और बाकी स्ट्रक्चर वही सेम प्रोटीन लाइक जिस तरह हर अमाइनो एसिड का होता है। अब होता ये कि पहले स्टेप में एल मिथ्योनिन जो है तो वो चेंज हो जाता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, सैम में चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर आप इसका देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से भी इसका स्ट्रक्चर शो हो रहा है। देखिए ये कार्बोनाइल कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ अमोनिया और हाइड्रोजन और साथ में 2 कार्बन, और साथ में ये क्या है, सल्फ़र था जिसके साथ पहले कुछ नहीं था, सिर्फ मिथाइल ग्रुप था, लेकिन अब इसके साथ एडिनोसिन लग गया है। इस वजह से इसका नाम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है, क्योंकि जो एडेनिन है वो डायरेक्टली सल्फ़र के साथ लगा है, तो इस वजह से एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन हुआ। अच्छा, अब एडेनोसिन कहाँ से मिलता है हमें? एडेनोसिन हमें मिलता है एटीपी से। एटीपी में से क्या होता है कि इसके 3 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाते हैं, 2 फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट और 1 फॉस्फेट जो है तो सिंपल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। जो पायरोफॉस्फेट हैं वो बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर मज़ीद स्प्लिट हाइड्रोलाइज होकर और 2 फॉस्फेट हमें मिल सकते हैं। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इसको कैटालाइज करता है एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन सिंथेज। ये एंजाइम जो है तो कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। अगर नेक्स्ट में आप इसको देखें तो क्या है कि एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन फर्दर चेंज होगा हमारे पास एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में। अब वो किस तरह होगा? इस तरह कि अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो जो है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि मिथाइल एक्सेप्टर आता है और वो इस मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, मिथाइल एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है। यूजुअली हमारे पास एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन बन के और पड़ा रहता है, वो वाले मेटाबॉलिक स्टेप्स जिनमें हमारे पास मिथाइल ग्रुप को ऐड करना होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उस टाइम एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन सैम जो है तो वो यूज़ होता है।
तो यहाँ पे उसको पहले से बता दिया गया है कि मिथाइल एक्सेप्टर आता है और वो क्या होगा, मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि उसकी मिथाइलेशन हो जाती है और मिथाइल ट्रांसफरेज वाला एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और आखिर में हमारे पास एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन बन जाता है। ये होमोसिस्टीन का स्ट्रक्चर है। होमोसिस्टीन जो है तो सिस्टीन लाइक होता है। सिस्टीन आप लोग जानते हैं कि वो भी अमीनो एसिड है जिसमें क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ में एक CH2 ग्रुप, साथ में डायरेक्ट सल्फ़र लगा होता है, लेकिन जो है तो यहाँ पे 2 सल्फ़र हैं, इस वजह से इसको होमोसिस्टीन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखें तो एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन चेंज हो जाएगा होमोसिस्टीन में। ठीक है, होता ये है कि इसके अंदर से एडेनोसिन का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और वाटर की प्रेजेंस में इस तरह होता है, क्योंकि वाटर होगा तभी जो है तो ये स्प्लिट होगा एडेनोसिन इससे, क्योंकि एक हाइड्रोजन सल्फ़र को मिल जाएगा वाटर का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेनोसिन को मिल जाएगा, तो इस तरह एडेनोसिन फ्री हो जाएगा और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास वो होमोसिस्टीन है। अब होमोसिस्टीन के पास 2 रास्ते हैं। होमोसिस्टीन जो है तो हमें जो है तो बैक एल मेथ्योनिन भी दे सकता है, यानी कि वापस से मेथ्योनिन बन सकता है, और होमोसिस्टीन हमें आखिर में सिस्टीन भी दे सकता है। ये देखिए यहाँ पे सिस्टीन, तो दोनों प्रोडक्ट हमें दे सकता है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि मेथ्योनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर इसकी कमी पड़ रही है और मौजूद नहीं होता अपनी इस मेथ्योनिन फॉर्म में और इसकी ज़रूरत होती है, तो उस स्टेज में क्या होता है कि होमोसिस्टीन चेंज हो जाता है मेथ्योनिन में, और वो किस तरह होता है कि N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि फोलिक एसिड की एक फॉर्म है। ये देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर गिवन है कि इसमें जो है तो ये 5 नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन जिसकी पोजीशन यहाँ पे 5 बन रही है, उसके ऊपर जो मिथाइल लगा होता है वो जो है तो ट्रांसफ़र हो जाता है होमोसिस्टीन को और बन जाता है हमारे पास मेथ्योनिन, और टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास ऐसे ही रह जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट। या फिर दूसरा जो अच्छा, अब ये वाला जो रिएक्शन था इसमें हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो मेथ्योनिन सिंथेज है, और इसमें हमारे पास मिथाइल कोबालामीन जो है तो इसका कोफैक्टर है, और मिथाइल कोबालामीन जो है तो ये हेल्प करता है मिथाइल जो है तो डोनेशन में, और इसके साथ जो है तो विटामिन B12, देखें यहाँ पे लिखा है B12, इसका भी बहुत अहम रोल होता है इस रिएक्शन के अंदर, जैसा कि आप लोगों को मैं पीछे अभी जो है तो पढ़ा के बताऊंगी। अच्छा, अब होमोसिस्टीन चेंज हो सकता है सिस्टाथायोनिन में। ठीक है, होमोसिस्टीन सिस्टाथायोनिन में चेंज हो रहा है, तो इसमें आप लोग अगर चेंजेस को देखें, होता यह है कि सीरीन का मॉलिक्यूल ऐड होता है। विटामिन B6 के प्रेजेंट में सीरीन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, और सीरीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये देखिए ये सीरीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास 2 कार्बन हो गए, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ CH2 और एक OH ग्रुप था। पहले सीरीन में OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप यहाँ से सल्फ़र के हाइड्रोजन को पकड़ के वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है और ख़ुद ये इसके साथ लिंक हो जाता है, और इसको हम सिस्टाथायोनोन बोलते हैं, सिस्टाथायोनिन। सिस्टाथायोनिन फिर हमें जो है तो जो एंजाइम इसको बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो होता है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। ठीक है, इसका नाम है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। अब होगा ये कि गैमा सिस्टाथायोनेज आएगा, और वो क्या होगा करेगा कि सिस्टाथायोनिन को चेंज कर देगा एल लाइसिन में। हमारे पास जो है तो आखिर में सिस्टीन में हमारे पास आखिर में सिस्टीन बन गया। विटामिन B6 की प्रेजेंस में होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा, इसमें क्या होगा अल्फ़ा कीटो ब्यूटायरेट और अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। अल्फ़ा कीटो ब्यूटायरेट जो है हमारे पास यहाँ से रिलीज़ होता है, यहाँ से देखें ये 1 2 3 और 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इसीलिए इसमें ब्यूटायरेट का लफ्ज़ आएगा, और अल्फ़ा कीटो ब्यूटायरेट इसको हम बोलेंगे, और साथ में एक नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बच गया है इसमें जब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन इस सल्फ़र के साथ लग जाएगा तो वो हमारे पास सिस्टीन का स्ट्रक्चर है। तो ये सिंपली यहाँ पे गिवन था। यहाँ पे देखिए अगर इसमें आप पढ़ें तो देयर आर 2 मेजर डिस्पोजेबल पाथवे फॉर होमोसिस्टीन। 2 रास्ते हैं इसके पास, कन्वर्जन टू मेथ्योनिन, या कि ये कि मेथ्योनिन में चेंज हो जाए, रिक्वायर्ड फोलेट एंड विटामिन B12, जिसके लिए फोलेट और विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, डिराइव्ड को एंजाइम। ऐसे एंजाइम
के जिनमें फोलेट और विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। एंड इज़ अ रीमिथाइलेशन प्रोसेस, और ये वापस में रीमिथाइलेशन, शुरू में डीमिथाइलेशन हुई थी और अब रीमिथाइलेशन यानी कि दोबारा से मिथाइलेशन हो रही है। द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन रिक्वायर विटामिन B6, इसके लिए फॉर्मेशन के लिए विटामिन B6 की ज़रूरत होती है जिसको हम पेरिडोक्सिन बोलते हैं। एंड इज़ अ ट्रांससल्फ्यूरेशन प्रोसेस, और ये क्या है, हमारे पास ट्रांससल्फ्यूरेशन प्रोसेस है। ये जो विटामिन्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस किस्म के ऑब्जेक्टिव अक्सर आते हैं जितने भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जॉब्स के या कोई सा भी ऐसे जो तो कमीशन लेवल के टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट, तो उनके अंदर इस किस्म के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। अगर इसको यहाँ से भी रीड किया जाए तो इसके अंदर सारा वही मटेरियल है जो मैंने आप लोगों को अब समझा दिया। जो है तो इसमें अगर आप लोग यहाँ से हम लोग पढ़ लें इसको कि हाइड्रोलिसिस ऑफ SHA यानी कि S-एडेनोसाइल होमोसिस्टीन आफ्टर डोनेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप SHA इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू होमोसिस्टीन, वो होमोसिस्टीन में चेंज हो जाता है। एंड एडेनोसिन, होमोसिस्टीन हैज़ टू फेज, इफ़ इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ मिथ्योनिन, अगर मिथ्योनिन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, होमोसिस्टीन में बी रीमिथाइलेटेड टू मिथ्योनिन। एंड इफ़ मिथ्योनिन स्टोर्स आर एडिकेट, होमोसिस्टीन may enter the transsulfuration pathway where it is converted to cysteine. Synthesis of cysteine. How homocysteine condenses with serine forming cystathionine. cystathionine बन जाता है बीच में, which is hydrolyzed to alpha ketobutyrate and cysteine. आप देखें दिस विटामिन B6 रिक्वायर्ड सीक्वेंस हैज़ द नेट इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग सीरीन टू सिस्टीन। अब होता ये है कि यहाँ पे सीरीन बेसिकली सिस्टीन में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में मिथ्योनिन तो आया था लेकिन मिथ्योनिन से हमारे पास अल्फ़ा कीटोब्यूटारेट बन जाता है, और जो सिस्टीन है वो हमारे पास सीरीन की मदद से बनता है। तो जो B6 है उसने क्या कर दिया, विटामिन B6 ने सीरीन को सिस्टीन में चेंज कर दिया। तो अब इस रिएक्शन में आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि जो सिस्टीन की फॉर्मेशन होती है वो एट द एक्सपेंस ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स होती है, यानी कि 2 अमाइनो एसिड्स की एक्सपेंस पे हमारे पास जो तो एक सिस्टीन का मॉलिक्यूल बनता है कि एक मेथियोनिन यूज़ होता है और एक सीरीन होता है। तो अक्सर बोला जाता है कि ये जो सिंथेसिस है ये हमारे पास लॉस में जा रही है क्योंकि 2 अमाइनो एसिड लॉस हो रहे हैं और एक अमाइनो एसिड हमारे पास बन रहा है। And homocysteine to alpha ketobutyrate which is oxidatively decarboxylated to form प्रोपियोनाइल CoA। अब क्या होता है कि होमोसिस्टीन में जो अल्फ़ा कीटोब्यूटारेट बना था वो उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है टू फॉर्म प्रोपियोनाइल CoA बन जाता है। CoA का मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर होता है। प्रोपियोनाइल CoA इज़ कन्वर्टेड टू ससिनाइल CoA, फिर वो बैक चेंज हो जाता है ससिनाइल CoA में, बिकॉज होमोसिस्टीन इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, चूँकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड मिथ्योनिन से बन रहा है। सिस्टीन इज़ नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, सिस्टीन हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है। एज लॉन्ग एज सफिशेंट मिथ्योनिन इज़ अवेलेबल, उस वक्त तक जब तक हमारे पास मिथ्योनिन अवेलेबल हो, सिस्टीन हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, इसलिए क्योंकि मिथ्योनिन से बन सकता है। लेकिन वो वाला केस जिसमें मिथ्योनिन हमारे पास अवेलेबल ना हो और बॉडी के अंदर मिथ्योनिन नहीं है, तो उस केस में सिस्टीन जो है तो वो हमारे पास एसेंशियल बन जाता है, क्योंकि मिथ्योनिन तो होता नहीं है जिससे उसकी सिंथेसिस हो। तो सिस्टीन जो है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है सर्टेन, इसके अपने रोल्स होते हैं, बायोलॉजिकल रोल्स, फंक्शंस होते हैं जो जिसमें कमी को जो है तो कमी पेश आ सकती है, जिसकी वजह से उस सूरत हाल में ये हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड टेम्परेरी तौर पे बन सकता है। और जब वापस में मिथ्योनिन हम ले किसी भी डाइट के थ्रू हमें मिल जाए तो सिस्टीन अगेन से नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है। यानी कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है तो ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि कौन सी चीज़ बॉडी में बन रही है और कौन सी चीज़ बॉडी में नहीं बन रही, कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है।
आगे हमारे पास आ गया रिलेशनशिप ऑफ होमोसिस्टीन टू वास्कुलर डिजीज़। ये वो डिजीज़ है जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया था। डिजीज़ आप लोगों के कोर्स कंटेंट में हैं, इस वजह से मैं इनको इंक्लूड कर रही हूँ। एलिवेशन इन द प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल प्रोमोट ऑक्सीडेटिव डैमेज। जिस टाइम के प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल राइज हो जाता है तो उससे ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होते हैं, ऑक्सीडेशन कास होती है और बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है हमारे पास, एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है। एंडोथीलियल जितने भी टिश्यूज़ या सेल्स होते हैं उनकी मतलब उनके फंक्शन में डिस्टर्बेंस होती है। एंड आर एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑक्लूसिव वास्कुलर डिजीज़। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास वास्कुलर डिजीज़ होती हैं। मिल्ड एलिवेशन आर सीन इन अबाउट 7% ऑफ पॉपुलेशन। ये वाली बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, कम ही शो होती है। और जो है तो मिल्ड एलिवेशन मींस के जिस टाइम ज़रा मीडियम सी कमी हो हमारे पास, मीडियम सी ज़्यादती हो, एलिवेशन है, मीडियम सी ज़्यादती हो जाए होमोसिस्टीन की, जिसमें यहाँ पे 7% जो है तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी इसकी वजह से। Epidemiologic studies have shown that plasma homocysteine level are inversely related to the plasma level of folate. दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अगर होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा तो फोलेट कम होगा, अगर फोलेट कम होगा तो होमोसिस्टीन, अगर फोलेट ज़्यादा होगा तो होमोसिस्टीन कम होगा। तो इस तरह दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। B12 एंड B6 द 3 वाइटामिन जो कि इसकी मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहे थे, इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथ्योनिन। उसमें क्या होता है कि होमोसिस्टीन जो है तो हमारे पास मिथ्योनिन में चेंज हो जाती है, और सिस्टीन, या फिर क्या होता है कि सिस्टीन में चेंज हो जाती है, जैसे कि पीछे पढ़ा चुकी हूँ। Supplementation with these vitamins have been shown to reduce circulating levels of homocysteine। कहते हैं कि अगर किसी की प्लाज्मा के अंदर होमोसिस्टीन ज़्यादा हो तो अगर उनको हम सप्लीकेशंस दें वाइटामिन्स की, यही B6, B12 और फोलिक एसिड वगैरह, तो उससे क्या होता है कि इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो है तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, होमोसिस्टीन का लेवल जो है तो ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। However, in patients with essential cardiovascular diseases, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ रही हैं ड्यू टू इंक्रीज एलिवेटेड लेवल ऑफ होमोसिस्टीन, वाइटामिन थेरेपी डज नॉट डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स और डेथ। तो उस केस में सिर्फ वाइटामिन की थेरेपी, वाइटामिन का देना कभी भी उस डिजीज़ को ना क्योर कर सकती है और ना उस पेशेंट की डेथ को रोक सकती है। दिस अराइज द क्वेश्चन as to whether homocysteine is a cause of vascular damage or merely a number of such damage। कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या होमोसिस्टीन हमारे पास वास्कुलर डिजीज़ काज करने वाली है, या फिर जो है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है तो मौजूद होती है उस डैमेज के दौरान जो कि इस वास्कुलर डिजीज़ में हमारे पास हो रहा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बीमारी के अंदर किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की ज़्यादती होती है। तो इस बीमारी में हमारे पास होमोसिस्टीन का लेवल एलिवेटेड होता है, लेकिन काज अननोन है कि होमोसिस्टीन की एलिवेशन की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रही है या इसकी कोई मेन वजह कोई और है। नोट: large elevation in the plasma homocysteine are as a result of rare deficiencies in the cystathionine beta synthase are seen in the patient with classic homocystinuria। अब यहाँ पे एक दूसरी डिजीज़ आ गई है कि जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लेवल होता है होमोसिस्टीन का। वो किस वजह से होता है, क्योंकि डेफिशिएंसी होती है सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज की। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि होमोसिस्टीन का लेवल एलिवेट हो जाता है। ठीक है, ये पेशेंट्स के अंदर देखा गया है जिनको हम उस बीमारी को कहते हैं क्लासिक होमोसिस्टोयूरिया। These individuals experience premature vascular diseases,
इनके अंदर जितने भी वास्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें मसले मसाइल होते हैं। और क्या होता है कि विद अबाउट 25% डाइंग फ्रॉम थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन बिफोर 30 ईयर ऑफ एज। और उसमें क्या होता है कि जिसमें 35% जो है तो उनकी डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, ड्यू टू इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उस वजह से उन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है।